ऑफिस जो है जंतर मंतर है। हमारा जो ऑफिस है जंतर मंतर है। किसको भी मिलना चाहते हो तो जंतर मंतर आ जाना। इतना ही बोल के मेरा दो शब्द यही समाप्त करता हूँ। स्वराज जी आगे बढ़ो, स्वराज जी आगे बढ़ो, स्वराज जी आगे बढ़ो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना जोशपूर्ण भाषण का। और बुजुर्ग हैं तो सीने में बहुत कुछ दबाए बैठे हैं और शायद कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन भावनाओं को समझना चाहिए। परेशान है और सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए कुछ शायद ऐसी चीजें भी बोल गए जो सही नहीं है, या मुझे लगता है वो चीजें इस फोरम पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स को उनका हक मिलना चाहिए। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने 30 साल, 35 साल, 25 साल, 20 साल जिंदगी के महत्वपूर्ण साल दिए, अपने क्षेत्र में उन इकाइयों को दिए, उन कंपनियों को दिए, उनको आगे बढ़ाया, देश को दिए। और आज जब इनके कंट्रीब्यूशन से इनका पैसा इकट्ठा हुआ तो उस कंट्रीब्यूशन से मिलता कितना है? 700, 800, 600, 900, 1200, 1500। क्या होगा इससे? 2000। क्या 2000 रुपए में घर चलता है? क्या 1000 रुपए में घर चलता है? क्या 500 रुपए में घर चलता है? क्या 700 रुपए में घर चलता है? 500-700 रुपए में तो डेटा और आटा भी नहीं आता, डाटा और आटा भी नहीं आता। इस देश के अंदर जो नॉर्मल पेंशन है, इस देश के अंदर जो पेंशन है, जो कहते हैं कि बिगर कंट्रीब्यूशन के पेंशन है, दिल्ली के अंदर 2500, हरियाणा के अंदर 3000, 2000, 3000, 1500 ऐसे है। जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया उनको सरकारें पैसा दे रही है, दे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का पैसा इकट्ठा किया है, उनको भी मान और सम्मान मिलना चाहिए। पास एक और बुजुर्ग पेंशनर हैं जो दिल्ली से ही हैं, मदन भारती जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मदन भारती जी का। मदन भारती जी हाथ दीजिए अपना, आ जाएंगे। देखिए सारे सीनियर सिटीजन है और इतनी गर्मी और धूप के बाद, इतनी परेशानी के बाद भी जंतर मंतर से जैसे इकट्ठा प्रोटेस्ट करते थे, आज यहाँ गांधी पीस फाउंडेशन पर आए हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती। मनोज स्वराज ने जो एक स्टेप उठाए हैं तो उनके लिए एक तालियां मार दीजिए मनोज स्वराज। और मेरे साथी यहाँ जो स्टेज में बैठे हैं उनके लिए भी एक ताली मार दीजिए। साथियों, हमारे जो बुजुर्ग, मेरे ख्याल में मैं 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 20 साल के अंदर करीब भी 10 लाख जो है बुजुर्ग चले गए। क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो ये 63 लाख थे, अभी मेरे ख्याल में 80 लाख हो गए। क्योंकि जितने जाते हैं उससे ज़्यादा रिटायर हो जाते हैं। इसके लिए जो गए हैं उनके लिए 1 मिनट का आपको उठ के उनके नाम से तो खड़े हो जाइएगा, बाद में मैं आगे का भाषण शुरू करूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं क्या मानता हूँ कि जो गए हैं वो मृत्यु नहीं है, काल मृत्यु नहीं है। क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम खाने के जो चीज़ में अगर कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर से उनकी खून जो है बन नहीं पाती। इसके लिए आप जब आपने देखा भी होगा तो कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो पूरा जैसा वो जिंदा है ऐसे ही दिखाई देता है। उनके हाथ पाँव जो है ना सारे चलते हैं। तो इसके लिए उनको मैं शहीद बोलता हूँ। लेकिन आज तक किसी पेंशनियर संगठन ने उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ। क्योंकि जो आदमी खाने के कमी के कारण
उनको जो विटामिन जो शरीर के अंदर होना चाहिए वो नहीं होने से गुजरे हैं, न कि मृत्यु से गुजरे हैं। साथियों, मैं 20 साल का जो एक अनुभव है आपके सामने मैं रखता हूँ, क्योंकि मनोज स्वराज जी और मैं हमेशा जंतर मंतर में मिलते हैं। हमारा ऑफिस जो है जंतर मंतर है, तो इनकी जो एक सोच है कि हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, अभी तो हम तो नेतृत्व तो नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मनोज स्वराज ने जो एक जिम्मेदारी ली है, तो वो जिम्मेदारी मैंने देखा है कि वो रामलीला ग्राउंड से जब आपको जंतर मंतर तक, तो करीब भी 15 दिन का जो प्रोग्राम था, और हमको अशोक रावत ने पूरा हिंदुस्तान घूम के लोगों को जमा किया था, क्योंकि इन लोग ने 5 बरस बुलडाना में सारे जमा हो गए, तो उन्हें आंदोलन करते रहे। साथियों, कोई भी आंदोलन कभी भी आप देखिए पहला गांव से ही शुरू होता है। जब गांव में कुछ नहीं हो पाता है तो फिर शहर में पहुंच जाता है, वहाँ के शहर में कुछ नहीं हो पाता है, उसके बाद में आपको बस उसके 55-60 बरस के उम्र में वो दिल्ली पहुंच जाता है। तो उनका एक पर्चा भी होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है साथियों, उनके पूरा जिंदगी भर का एक कहानी होती है। इसके लिए कई लोग जो है ना पढ़ते नहीं है, और लिखने की बात तो दूर रखिए, लेकिन उनके पूरा जीवन का जो वो एक पर्चे में होता है। ऐसे ही मनोज जी ने जिस ढंग से जो काम कर रहे हैं मैंने देखा, तो देखिए संख्या बल कोई नहीं होता है, उसमें बुद्धि बल ज़्यादा होता है। क्यों आज संख्या नहीं है करके हमको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ये जो भी उपस्थित हुए ये बहुत बड़ा ताकत है। क्योंकि हर आंदोलन शुरुआत में ऐसे ही होता है, लोगों में विश्वास नहीं होता है, जैसा आदमी काम करता है तो आस्ते आस्ते बढ़ जाता है। साथियों, जब हमने 2008 से नागपुर के जो ग्रुप के साथ हमने शुरुआत की थी, जब जो नागपुर के जो साथी लोग हैं उस समय वो लोग ने तो सोचा, जब रिटायर, देखिए हर आदमी जब तक रिटायर नहीं होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता EPS 95 पेंशनर क्या है। लेकिन साथियों, कोई भी इसके होता है वो सरकार के लिए फायदे का होता है। शासन और शोषण करने के लिए ही होता है। इसके लिए शुरू में सबकी समझ में नहीं आती है, जब काफ़ी दिन गुजर जाता है उसके बाद ही उनका समझ में आती है। साथियों, जब नागपुर से डोंगरे, पांडे, पाठक और आपको कमांडर रावत ये लोग ने आए थे, तो मुझे लगा, मैं सोचा कि कोई NGO से होगा ये अपना एक, तो बाद में मालूम पड़ा कि वो NGO से नहीं था, इन लोग ने शुरू किया था, तो मैं भी उसका मेंबर हो गया। मेंबर होने के बाद तो हमने यहाँ दिल्ली का भी एक प्रोग्राम किया, मतलब बैनर बहुत बड़ा बड़ा बना के। तो उसके बाद जब, तो खाली नागपुर के साथी का बात नहीं है साथियों, मैंने देखा, मैं काफ़ी संगठनों से हूँ और मैं जर्नलिस्ट भी हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ। हर एक जहाँ भी रहा हूँ, मैं केंद्रीय कमेटी में रहा हूँ। तो साथियों, तो जब मैंने देखा वो क्या करते हैं कि उन लोग ने पहला उस चीज़ को लेते हैं हाथ में और काम शुरू करते हैं। EPS 95 का भी सभी लोगों ने हाथ में लिया है, लेकिन उनको मालूम पड़ा ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है तो छोड़ देते। सक्सेसफुल नहीं होने का कारण भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होता। साथियों, मोदी के दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठा है कि उसको लगता है कि ये जो पुराने बुजुर्ग है, या तो ये कांग्रेसी है, या तो समाजवादी है, या तो ये आपको RDD के मेंबर है। ये जो है जातीय प्रांतीयवाद, क्षेत्रीयवाद, लिंगवाद, भाषावाद ये मानने वाले लोग नहीं है, तो ये हमारे विरुद्ध ही खड़ा होंगे, तो इनके लिए इनको नहीं लेना चाहिए, तो इनका मरण ही सबसे अच्छा है करके उसके दिमाग के अंदर बैठा है। लेकिन वो भी बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में ये चीज़ जो बैठा है, जो जातीयवाद, प्रांतीयवाद, क्षेत्रीयवाद, लिंगवाद, भाषावाद का
नहीं होते हुए ये आपको पहला तो आपको मुस्लिमों को वामपंथियों को ये दुश्मन समझते हैं। ये जितना मिले वहाँ गोली से उड़ा देना और बाद के जो बचे हुए होते हैं उनको जेल में डाल देना। तो उसके बाद जो भी है उनको केस करना, तो उसके बाद उनको तड़पाना। तो ये काम जो है जब से मोदी आया है तो ये काम चल रहा है। तो साथियों, तो ये मोदी का एक ही है। अभी पहला तो आपको बौद्धिक मतलब वामपंथी से दुश्मनी है, और दूसरा आपको कांग्रेसी से दुश्मनी है, तीसरा जो है समाजवादियों से दुश्मनी है, चौथा तो है मुस्लिमों से दुश्मनी है, पांचों जो है तो ये जो आपको क्रिश्चियनों से दुश्मनी है। क्योंकि मैं हर एक मीटिंग में कभी नहीं छोड़ा, चाहे दक्षिणपंथी का हो चाहे वामपंथी का हो। मैंने आपको रामलीला ग्राउंड के अंदर इनका पूरा भाषण मैंने सुना है। मैं यह डेली डायरी भी लिखता हूँ आपको 38 साल से, तो इसके लिए मेरे पास सारा डाटा है। तो साथियों, इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, वामपंथी और ये जितने भी है तो ये अपने को दुश्मन समझते हैं। तो इसके लिए ये हमको पेंशन जो है देना नहीं चाहता है। अभी आप देखिए कि हमारे जो बुद्धिजीवी साथी है इन लोगों ने केस किया, कंज्यूमर कोर्ट से हमने जीता। जो इंडिविजुअल कोर्ट बहुत पढ़े लिखे टैलेंट लोग हैं तो उनने आपको हाई कोर्ट से केस जीता, और हाई कोर्ट से जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट से केस जीता। सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद वो क्या बोलता है, अरे सुप्रीम कोर्ट को कुछ मालूम ही नहीं है, अरे सुप्रीम कोर्ट को कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसे ही बोल देता है। ये बात बोलता है, ये अहंकारी। और आपको अहंकार से देश कितना दिन चलेगा। तो पहला तो ये सबको दुश्मन समझ। ईपीएस का बात करता हूँ, जब हमने शुरू किया था तो कम से कम 12 आयोग बने, और आपको 12 जो है 12 से 15 जो है हमारा जो प्रमुख है जो ईपीएस का इंचार्ज है वो बदल हो गए। वो क्या बोलते हैं, जब हम जाते हैं, हम ऑफिस में गया हूँ मैं हमेशा साथ में, तो क्या बोलते हैं मालूम है, अरे मैं तो अभी आया हूँ। क्या बोलते हैं, मैं तो अभी आया हूँ लेकिन अभी मुझे समझ न दो। जब वो 1 या 1.5 साल उसका कार्यकाल रहता है वो बाद में रिटायर हो जाता है और बाद में दूसरा आता है। वो ऐसे ही बोलते बोलते आपको हम लोग को लटकाया। तो क्योंकि जब नया होता है तो बोलता है मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मालूम होना दो। जब उसका कार्यकाल 1 साल या 2 साल रहता है तो उसके बाद ही वो प्रमुख बन के आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। जैसा होशियारी कमेटी बनी थी, होशियारी कमेटी बनी थी साथियों, तो उस समय इन लोग ने ही, जावड़ेकर थे, गडकरी था, 14 आदमी थे। 14 आदमी से ये लोग, अभी कुछ तो लोग चले गए, कुछ लोग तो आज भी जिंदा है, लेकिन जो भी ईपीएस 95 का बात करता है उसको मोदी जी ने उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया। भाई साहब, ये छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि उसको क्यों कचरे के डब्बे में डाल दिया, वो जो देने वाली जो बात आती है तो वो जो संसद है उसको उठा के डाल देती। और दूसरा जो भी गए हैं, कांग्रेसी उन्हें दीजिए और दूसरा कोई उन्हें दीजिए, ये सब लाचार लोग हैं। लाचार इसके लिए है, उनको कुर्सी भी चाहिए, और जो कुर्सी में बैठे हुए आदमी है शुरू से, और उनको दौलत भी बचाना है, इसके लिए गया हूँ। जब जाने के बाद जब बिल्ली बन जाते हैं तो आपको सबको पता है कि इसको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गया उसकी आवाज हमेशा के लिए खत्म, उसको मृत्यु समान है। साथियों, जो गए बीजेपी के अंदर जो सरकार में गए हैं, ये सबसे कालाबाजारी करने वाला, जामाखोरी करने वाला, लड़कियां को बेचने वाला, और आपको दारू का धंधा करने वाला, तो ये जो है ये लोग ही वहाँ गए हैं। क्यों गए कि इनको एक आदत पड़ी हुई है कुर्सी और आपको अपना पोस्ट बचाने के लिए। उनने देखा अभी नहीं बचाऊंगा तो मेरी दौलत सब छीन लेगा मोदी,
इनको डर इसी चीज का है। इसके लिए ईपीएस 95 का आपको मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव के हिसाब से होशियारी कमेटी बनी, 14 आदमी का मतलब जो कमेटी बनी, उन लोगों ने डिसीजन लिया, 3000 और प्लस डीए देने का उन लोगों ने सजेशन डाला। अरे भाई साहब, सरकार हर टाइम आपको कमेटी बनाती है। क्यों बनाती है? तो लोगों को जाल में डालने के लिए। आप हमेशा सोचिए, कोई भी कमेटी बनती है ना, स्वराज जी सुन लीजिए, तो इनको खाली लोगों को जाल में डालने के लिए। आप ये चीज को समझिए और सतर्क रहिए। अगर सतर्क नहीं रहोगे तो आपने जो आयोजन किया है, जो एक जिम्मेदारी ली है, आप भी दुनिया में नहीं रहोगे। तो इसके लिए आपको सतर्क होकर काम करना चाहिए। तो मैंने आपको बहुत समय लिया, तो इसके लिए मैं आपको से विदा लेता हूँ।